नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। वित्त विधेयक को संसद की मंजूरी, लोकसभा ने खारिज किए राज्यसभा के संशोधन। वित्त मंत्री ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर मांगे सुझाव। नाइजीरियाई छात्रों पर हमले को लेकर राज्यसभा में चिंता, सरकार ने सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। विदेश मंत्री ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। मशीनों से होगी टूटी रेल पटरियों की पहचान, रेल मंत्री ने माना हाल के दिनों में बढ़े हादसे। विपक्ष ने बढ़ते किराए और दुर्घटनाओं पर जताई चिंता। हवाई यात्रियों को 1 अप्रैल से राहत, 7 बड़े हवाई अड्डों पर हैंड बैगेज की स्टैंपिंग और टैगिंग से छुटकारा, सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था। अमेरिका में यात्रा प्रतिबंध आदेश पर अनिश्चितकाल के लिए रोक, हवाई कोर्ट का फैसला बताया संविधान का उल्लंघन। और आइए देखते हैं पहली खबर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को रेलवे विनियोग विधेयक 2017 पर चर्चा के जवाब में कहा कि हाल में रेल दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि 1978 के बाद पहली बार रेल माल भाड़े में भी गिरावट आई है। रेल विनियोग विधेयक 2017 पर चर्चा के दूसरे दिन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने माना कि रेलवे के पास ढांचागत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि रेलवे का महज 16% इंफ्रास्ट्रक्चर, 60% यातायात संभालता है। रेल मंत्री ने बताया कि सरकार रेलवे के विस्तार और सुरक्षा पर काम कर रही है। We made it to close to 2000 kilometers 2014-15, 2008 kilometers in 2015-16, and 2008 kilometers this year, and 3500, almost 10 kilometers a day is the target. इससे पहले विपक्ष के कई सांसदों ने रेलवे के कामकाज को लेकर सरकार से जवाब मांगे। The airfares are now comparable or even lower to the first class AC or second AC rail ticket fare, and therefore alternative ideas will have to be floated by the ministry to make sure how resource mobilization will happen. और जहां तक आम आदमी का सवाल है, रिजर्वेशन और कैंसिलेशन जो चार्जेस हैं वो 3 साल में इसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। The recommendation of the Anil Kakodar Committee on Safety in March 2012 and on modernization by Shyam Pitru, the committee in February 2012, need to be implemented to minimize accidental deaths. The government is undoubtedly abdicating its responsibility that for ensuring affordable transport to the कॉमन पीपल ऑफ आवर कंट्री। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है सर। आज भी पटना बिहार लौटने के लिए 400 में वेटिंग लिस्ट निकलती है। ट्रेनें बढ़ गई हैं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा क्योंकि रेल के पास पैसे नहीं है। Has the railways decided to set up an independent authority, regulatory authority for fixing passenger and freight rates? राज्यसभा ने चर्चा के बाद रेल विनियोग विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा से इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। पंचानन मिश्र के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह, हमारे सहयोगी और वरिष्ठ सहायक संपादक राज्यसभा टीवी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, स्वागत है। अरविंद जी, जिस तरीके से इस बार तो रेलवे को मर्ज कर दिया गया, उसका अलग से बजट नहीं, उसके बाद जो तमाम लोगों की उम्मीदें थी और जो सवाल थे, कितना पूरा करते देख पाए प्रभु जी? देखिए, इसमें कविन जी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी चिंता झलकी है डिबेट में भी, वो ये है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी, और वो अब की इस बजट में झलका भी है क्योंकि 1 लाख करोड़ का रेलवे संरचना निधि, और अभी आज ही देखिए महोबा में एक दुर्घटना हुई है जिसमें गाड़ी पटरी से उतरी है जी। तो इस वित्तीय वर्ष में जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, इसमें 10,000 करोड़ रुपए रेलवे जो है वो ट्रैक रिन्यूअल पर खर्च करने जा रहा है। क्योंकि आप कहीं भी जांच कराएं, लेकिन सच बात तो ये है कि ये जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, खासतौर पर पटरियों से उतरने की घटनाएं, इसके पीछे सबसे बड़ा कमी हमारा अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि जो हमारे जो कुल हमारी जो यातायात चल रहा है जो है, उसका आधे से ज्यादा तो 7 जो ट्रंक रूट है उन पे चल रहा है, और वो 7 ट्रंक रूटों की हालत ये है कि वो 100% से ज्यादा कैपेसिटी उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। आप दिल्ली कलकत्ता ले लीजिए तो पता चलेगा कि यहाँ 100 गाड़ी चलनी चाहिए,
वहाँ 146 गाड़ी चल रही है। तो अगर आप क्षमता से ज्यादा जो है यातायात संचालित करेंगे तो पटरियों को भी आराम चाहिए, उनको जो है बीच में मेंटेन प्रॉपर करने की जरूरत है। उसके अलावा वेल इक्विप्ड सिस्टम चाहिए, मैन पावर के साथ साथ जो है मशीनें भी चाहिए। तो काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होना है। और पहली बार जैसे कि आपने देखा कि काकोदकर कमेटी हो या जो है इस तरह की और जो पहले संरक्षक कमेटियां बनी हैं, उन पर सुरेश प्रभु ने काफी सकारात्मक को दिखाया और सरकार ने भी ये दिखाया है, क्योंकि चैलेंजेस बढ़ गए हैं। आप रोज ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोगों को ढो रहे हैं, 2.5 करोड़ लोगों को रोज ले जा रहे हैं आप। तो उसके साथ ही साथ जो है आपका माल भाड़ा जो कि बैकबोन है, तो सारे पक्षों को अगर ध्यान में देते हुए अगर भविष्य की योजना नहीं तैयार होगी, जैसा कि यात्री जो हमारे जो सांसदों ने इस बात को कहा भी, क्योंकि इसमें एक चीज दिलचस्प है कविन जी की लोकसभा में जो डिबेट होती है वो कंस्टिट्यूएंसी पर फोकस होती है डिबेट। कोई सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करता है। राज्यसभा में जो डिबेट हुई है या जो होती है पहले से भी जो ट्रेडिशन है, उसमें एक बड़े राज्य की बात करता है, वो मतलब दायरा उसका विस्तारित होता है, वो उसका राष्ट्रीय स्तर की डिबेट है। तो आपने देखा होगा कि इस डिबेट में करीब करीब जो कि कंट्री की लाइफ लाइन कही जाती भारतीय रेल, उसको कैसे ठीक किया जाए उसकी चिंता, और मंत्री ने भी उसी तरीके से ठीक ठाक एक लाइन लेने की। दो बातें हैं, एक सुरक्षा को लेकर जो आपने कहा, और लगातार हाल के कुछ महीनों में देखें सबसे ज्यादा इस वक्त दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। दूसरा है माल भाड़े में कमी, जो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक है। पिछले करीब करीब 5 दशक, करीब 4 से 5 दशक के बाद सबसे ज्यादा कमी हो रही है। तो ऐसे में फिर रेलवे को जिस रेवेन्यू की जरूरत है, कैसे उसको मीट आउट कर पाएंगे, और जो सरकार का एजेंडा यानी कि जो योजना है उस लिहाज से कहाँ खड़े दिखते हैं? देखिए गोविंद जी, माल भाड़ा में गिरावट आना या माल में गिरावट आना ये चिंताजनक बात है, क्योंकि जो भारतीय रेल है अगर 100 रुपए की कमाई करती है तो उसमें सिर्फ 27 रुपया तो यात्री से आता है, बाकी ज्यादातर जो है उनका माल से मिलता है जो है। तो यानी जो है एक ज्यादा बड़ा चंक, और जितना डेवलपमेंटल वर्क भी है, आज 36,000 करोड़ यात्री यातायात पर सब्सिडी हो रही है जो है, यानी यात्री सेवा घाटे में उतना जा रही है। दूसरी तरफ एक चिंता यह है कि अगर आप अपर क्लास की बात करेंगे तो जहाज के किराए के बराबर है। आप फर्स्ट एसी को ले लीजिए, आप इवन कई जगह सेकंड एसी की भी किराए जो है। तो सांसदों की चिंता यह है कि ये इस तरह से अगर डगमगा रही है, उसका आर्थिक पक्ष डगमगा रहा है, तो रेल को बेहतर बनाने के लिए आप नए और कौन से रास्ते, आपने इतने सालों के बीच में सिर्फ यात्री किराया और माल भाड़े के अलावा बाकी और रास्तों से कैसे आएगा पैसा, जबकि आपके पास बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है, आपके पास सब कुछ तो है। इन दो ही विकल्पों में बातचीत हुई है, काम हुआ है, माल भाड़े पर, यात्री किराया। और इसके अलावा जो है तो इन्होंने कोशिश की है कि बाकी और कौन से ऐसे रास्ते तलाशे जाए जिसमें धन आ सकता है। उसमें लैंड डेवलपमेंट की बात हुई है, उसमें विज्ञापनों को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि आप एक नौकरशाही को अचानक रातों रात जो है इसे बाहर निकाल पाना और एक नए माहौल में ले आना वो थोड़ा कठिन काम है, लेकिन इसकी कोशिश एक तरह से शुरू हुई है। लेकिन अभी सबसे बड़ा यह है कि आपके पास जितना ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, यात्रियों का दबाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिव तौर पर जो निचले श्रेणी के भाड़े हैं वो बसों से सस्ते हैं। तो बसों से अगर सस्ते हैं तो लोग जाएंगे बट नेचुरली। तो इसीलिए अगर आप देखिए तो बंबई सबअर्बन को आप ले लीजिए और जो ले लीजिए, तो हिंदुस्तान में चलने वाली कुल यात्री गाड़ियों का आधा तो उपनगरीय गाड़ियों में, यानी शहरों को आप दे रहे हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान को। तो ये जो बैलेंस है इसको ठीक करते हुए यात्री किरायों में भी, क्योंकि अगर आप सुविधा देंगे लोग देना चाहते हैं पैसे, तो उसके बीच का जो संतुलन है उसको बनाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये दबाव बढ़ रहा है और आगे भविष्य में जो है सुरक्षा, संरक्षा और सेवाओं के विस्तार, इनकी तरफ रेलवे ध्यान देगी जो है, जो इस बार के भी जो चर्चा में मंत्री के नजर आया है जी। और एक चीज जो बार बार कही जाती है, क्योंकि आप लंबे अरसे से रेलवे को देखते रहे हैं, उसके क्रियाकलापों को, कि इसके जो विस्तार की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज की बात है, उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया है पिछले 3 से 4 दशक में। और जब तक हम उसको नहीं सुधार पाते, यानी उस विस्तार को हम एक बड़े लेवल, एक नए स्तर पर नहीं ले जा पाते हैं, तब तक हम न तो रेलवे की क्वालिटी यात्रा की और न फिर सुरक्षा, दोनों को हम कह सकते हैं कि ये सही है। असल कभी नहीं क्या हुआ, पिछले कुछ समय से रेलों पर जो संसाधन दिए जाने चाहिए थे मौजूदा जरूरतों के हिसाब से, वो नहीं दिए जा पाए। दूसरी चीज ये है कि राज्यों ने भी बहुत सारी जगहों पर जहां उनको डेवलप करना था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डेवलप नहीं हो पाया, तो रेल एक तरह से कटघरे में आई हो। अब सवाल यह है कि अगर आप एक सार्वजनिक परिवहन तंत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ रेल नहीं बल्कि
बाकी साधन भी समान रूप से विकसित होते और उनके बीच में एक कनेक्टिविटी होती, तब तो बात बननी थी। लेकिन हुआ क्या कि इस पूरे प्रक्रिया में रेल जो है वो सबसे सस्ती रह गई, इसलिए सबसे ज्यादा दबाव उस पर पड़ गया। यात्री यातायात की बात है, उसने माल भाड़े से बढ़ाने की कोशिश शुरू की, तो माल भाड़ा जो है आपकी एक लिमिट तक ही बढ़ा पाएंगे। उसके बाद जो है आज हालत ये हो गई कि रेलवे 7 माल भाड़ों को छोड़ के बाकी माल भाड़ा नहीं आ रहा, क्योंकि रेलवे डोर टू डोर तो नहीं जा सकता माल ढुलाई में। तो इसलिए जो छोटी दूरी के या मध्यम दूरी के जो माल भाड़े थे वो हट गए उनसे। तो अब जरूरी ये हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आप और डेवलपमेंट करें, नई रेल लाइनें बिछाएं, इलेक्ट्रिफिकेशन करें ताकि जो है वो ज्यादा क्षमता के साथ ट्रेनें चल सके। उसके अलावा आप जो माल यातायात में है उसके डिब्बों की संख्या बढ़ाएं, चाहे वो सवारी डिब्बों की भी संख्या बढ़ाएं। तो आपके पास और रास्ते नहीं है, आपके पास अचानक नई रेल लाइन बिछाना। आप देखिए आजादी के बाद से और अभी हाल तक केवल 10,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है। यानी हम जो अंग्रेजी राज में जो जी रहे थे उसमें सब में केवल 11,000 किलोमीटर का फर्क आया है। तो सवाल यह है कि आप लाइन तो आपको बिछानी पड़ेगी और उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी ले आनी पड़ेगी, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आप क्षमता को ले आ पाएंगे। तो इसीलिए अभी जो है ये चुनौती सबसे बड़ी ये है, लेकिन उसके लिए धन चाहिए। आज जो है आपको भूमि लेना है तो उसमें बहुत मुश्किल है, भूमि, और इसमें राज्यों का समर्थन चाहिए, राज्य समर्थन चाहिए, यानी कि धन और राजनीतिक समर्थन ये दोनों है, इच्छा शक्ति के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। देश में डॉक्टरों पर बढ़ते हमले, अस्पतालों में तोड़फोड़, स्वास्थ्य सेवाओं में क्या है खामियां और क्या है मुद्दे। देखिए देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सरकार नाइजीरियाई छात्रों पर हमले को गंभीरता से ले रही है और इस मामले पर जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले राज्यसभा में सांसदों ने अफ्रीकी देशों के लोगों पर हमले पर चिंता जाहिर की, तो उधर नाइजीरिया सरकार ने अबुजा में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई छात्रों पर हमले का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में उठा। कांग्रेस, जेडीयू, सीपीएम समेत कई दलों के नेताओं ने ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा की और सरकार से अफ्रीकी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही सदन में इस बारे में निंदा प्रस्ताव लाने की भी मांग की। We should strongly condemn this, and tomorrow morning it should come from the house, and maybe from the chair will be an appropriate person, so that it takes care of that entire house. सारे देश में इनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, सरकार को अकेले विदेश मंत्री पर नहीं छोड़ना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को और सरकार को बड़े पैमाने पर प्रयास करना चाहिए, युद्ध स्तर पर इस मामले को लेना चाहिए। और हमारा दुनिया में जो पूरी दुनिया में जिस तरह का मैसेज आ रहा बहुत गलत हो रहा है। These are law and order problems. These are law and order problems. The law and order machinery must take care of that. This is not the way to do it, sir. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की जांच कर रही है और पीड़ित नाइजीरियाई छात्रों का इलाज करा रही है। स्वयं मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है और मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से पूरे सदन को आश्वस्त करती हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी और उसके बाद जो कार्रवाई जिसके खिलाफ करनी होगी हम करेंगे। उपसभापति पीजे कुरियन ने भी सरकार से कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। Racial attack in our country cannot be justified. Government should be very vigilant. Very strong action should be taken. वहीं नाइजीरियाई सरकार ने अम्बुजा में भारतीय उच्चायुक्त बी नागभूषण रेड्डी को तलब कर विरोध जताया और ऐसे मामलों को रोकने के लिए भारत सरकार से सख्त कदम उठाने को कहा। The government remains committed to ensuring safety and security of every foreigner, but of course, in this particular instance, the Nigerians. The local authorities, as you would know, have taken very effective actions. इस बीच केन्या की छात्रा ने अपने ऊपर हुए हमले के आरोप को वापस ले लिया है। And upon investigations, the police has graciously accepted to close the case. भारत और अफ्रीका के बीच गहरे ऐतिहासिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंध हैं। ऐसे में अफ्रीकी छात्रों पर हमले की घटनाएं मजबूत होते आपसी संबंधों पर असर डाल सकती हैं।
इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि अफ्रीका के महत्व के बारे में भारत में बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाया जाए। और दूसरा यह कि विदेशियों पर हमले के मामले में त्वरित अदालतें गठित की जाएं, ताकि विदेशियों को भारत के कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा हो। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कृति मिश्रा और कैमरा पर्सन डी.के. पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज राज्यसभा में कहा कि अमेरिका की नई H-1B वीजा नीति के चलते अभी तक किसी भारतीय की नौकरी नहीं गई है। उन्होंने सदन से कहा कि सरकार इस मामले में भारतीयों के हितों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री ने बताया कि भारतीय कंपनियों में 1,56,000 अमेरिकी नागरिक काम करते हैं और अमेरिका अगर नए H-1B वीजा नियमों को लागू करता है तो इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। अभी 4 बिल कांग्रेस में आए हैं H-1B वीजा के, वो अलग अलग ढंग से, कहीं वो कहते हैं फीस बढ़ा दो, कोई बिल कहता है, कोई बिल कहता है संख्या घटा दो, लेकिन अभी तक एक भी बिल पारित नहीं हुआ। इसलिए हम अमेरिका प्रशासन से ये बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ कांग्रेसमैन से बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम भारतीयों का योगदान जानते हैं और हम इसमें मदद करेंगे। लोकसभा ने आज वित्त विधेयक पर राज्यसभा के 5 संशोधन ध्वनिमत से खारिज कर दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकती। हालांकि उन्होंने चंदे में पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे। वित्त विधेयक में राज्यसभा की ओर से किए गए संशोधनों पर गुरुवार को लोकसभा में चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने आयकर कानूनों में सरकार के संशोधनों को सही बताया और कहा कि इससे सूचना देने वालों को सुरक्षा मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए अगर नया सुझाव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। I am only hearing adjectives like it must be clean, it must be transparent. Please give me the ideal combination of the two. We are willing to consider it. But the fact is, under the circumstances, these are 4 options which we have opened, and these are 4 which emanate from a scheme which will be drawn under the Income Tax Act. चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने चंदे के नियमों में बदलाव का विरोध किया और राज्यसभा के संशोधनों को जायज माना। राज्यसभा का संशोधन था कि कंपनियों के लिए चंदा देने की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए। ये सीमा पिछले 3 साल के औसत लाभ का 7.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंपनी को उस राजनीतिक दल का नाम बताना चाहिए जिसे चंदा दिया जा रहा है। But here you are opening the floodgates for corporate funding for political purpose. At this point of time, any political party which is in government may reap benefit. This step, in my opinion, madam, will bring transparency in the process of contributions to political parties and will enable both the parties and companies to disclose the funding information and boost accountability. Political funds में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसने दिया, कितना दिया और कितना फंड्स होना चाहिए, इसका भी एक लिमिट तय होना चाहिए। When you are ready for transparency, why don't you accept this Rajya Sabha amendment? Madam, Rajya Sabha is a house of reason. राज्यसभा ने आयकर अधिकारियों को असीमित अधिकार देने के खिलाफ भी 3 संशोधन किए थे। इन सब संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। कांग्रेस और टीएमसी ने संसदीय परंपराओं का पालन करने पर जोर दिया। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों से, प्रदेशों से आवाजें हमारी देश की नीतियां बनाने में, हमारे देश की जो है कानून, संविधान बनाने में वो आवाजें भी उतनी महत्वपूर्ण हैं। तो आज मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आर्टिकल 80 की भावना का भी जो है इस सरकार ने ध्यान नहीं रखा है। Bicameral system is there for checks and balance. Just because a party has a majority in Lok Sabha, it should not write roughshod over the opinion of the other house. इसके साथ ही वित्त विधेयक को संसद से मंजूरी मिल गई है और बजट प्रक्रिया पूरी हो गई है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के महोबा में महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतरने से 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राज्य सरकार ने घायलों को मदद देने का ऐलान किया है, साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के महोबा में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। महाकौशल एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 50 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। राज्य सरकार ने पटरियों का एक हिस्सा टूटा होने की आशंका जताई है, साथ ही जांच के आदेश दिए हैं। जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी उसी दिशा में लेफ्ट रेल में कोई नया वेल्ड फेल्योर हुआ, जिसके कारण डिरेलमेंट हुआ है। घटना के जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
ट्रैक का जो एक पोर्शन है जो कि वेल्डिंग के कारण लगता है टूटा है। अब क्यों टूटा है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। राज्य सरकार ने गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली रूप से जख्मी को 25,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। राहत और बचाव का काम जारी है। महाकौशल एक्सप्रेस जबलपुर से होते हुए दिल्ली आ रही थी। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों से कई हादसे हुए हैं। पिछले साल नवंबर में कानपुर ट्रेन हादसे में करीब 150 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में मीट कारोबारियों और दुकानदारों की हड़ताल आज खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मुलाकात के बाद मीट कारोबारियों ने प्रतिनिधिमंडल ने इसका ऐलान किया है। वहीं राज्य सरकार ने भरोसा दिया है कि वैध बूचड़खानों और दुकानों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अधिकारियों को साफ हिदायत दी गई है कि बेवजह की कार्रवाई से बचें। जिन लोगों का कारोबार है उस कारोबार को वो तरीके से शुरू करने की कोशिश करें, और चाहे उसमें 1 दिन 2 दिन के बाद जानवर आने शुरू हो जाएंगे और उनको अपनी दुकानें खोलें वो, और लाइसेंस जो है वो अप्लाई करें, और लाइसेंस जो है ये प्रशासन उनको देगा। स्लॉटर हाउस जो है जो ठीक हो सकते हैं उन स्लॉटर हाउस की बात हुई है वो ठीक होंगे, और जो एक्सपोर्ट के स्लॉटर हाउसेज है जिनमें छोटी छोटी कमियां हैं वो उनको हम ठीक करके बता देंगे। और कोई भी जाति और चेहरा देख के कोई भी अधिकारी, और ये विशेष रूप से मैं फिर दोहरा रहा हूं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कोई भी ऐसा काम करेगा तो उस पे कड़ी कार्रवाई होगी। आज के बाद अब इसको टॉलरेट नहीं करा जाएगा। आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का मामला निगम चुनाव में सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है, तो आम आदमी पार्टी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को अब 30 दिनों में 97 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। सूचना और प्रचार निदेशालय ने बाहरी राज्यों में सरकार की ओर से प्रचार पर 97 करोड़ रुपए खर्च का आकलन किया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इन विज्ञापनों से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को चमकाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस आदेश के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से वसूली हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे मैं समझता हूँ इनको तुरंत अगर अपनी जरा भी गैरत हो तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता में जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी सबक है कि कोई भी सरकार और जो रूलिंग पार्टी हो या कोई भी सरकार हो वो जनता को ऐसे जनता के पैसा को टैक्स पेयर्स का मनी को इस तरह से मिसयूटिलाइज ना करे। ये सभी के लिए एक बहुत अच्छा सबक है। रिपोर्ट के मुताबिक 42 करोड़ रुपए का भुगतान निदेशालय ने कर दिया है। 55 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। बीबी टंडन की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने आम आदमी पार्टी से ये राशि वसूलने की सिफारिश की थी। समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने किया था। सीएजी की रिपोर्ट में भी इन आरोपों को सही पाया गया है। उपराज्यपाल का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध ली है। पार्टी का कहना है कि नोटिस की कॉपी मिलने के बाद ही तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। आम आदमी पार्टी को अगर एलजी के फैसले पर अमल करना पड़ा तो उसके लिए बेहद मुश्किल होगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्हें 6 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट में पेश होने से छूट मिल गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने शिकायतकर्ता एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुरेंद्र शर्मा के मुताबिक दिसंबर 2013 में उन्हें आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में पार्टी ने इनकार कर दिया। सुरेंद्र के मुताबिक इससे बार काउंसिल और समाज में उनकी छवि को नुकसान हुआ है। हवाई सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली समेत 7 मुख्य हवाई अड्डों पर शनिवार से हैंड बैगेज की स्टैंपिंग और टैगिंग खत्म कर दी जाएगी और इसकी जगह सामान की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था की गई है। सीआईएसएफ के निदेशक ओपी सिंह ने आज इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारियों को नए प्रोटोकॉल की जानकारी दे दी गई है। सीआईएसएफ के मुताबिक यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पर 11 मई से सुनवाई शुरू करेगा। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगा।
कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए 3 तलाक और निकाह हलाला को चुनौती दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकती। ये सभी मामले अदालत से बाहर के हैं। तो वहीं कानून मंत्रालय ने हलफनामे में 3 तलाक का विरोध किया और उसे संविधान में दिए गए लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। अमेरिका में यात्रा प्रतिबंध पर रोक अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी गई है। हवाई की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया। ट्रंप प्रशासन ने 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिकी आने पर रोक लगाने के आदेश दिए थे, जिस पर हवाई कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इसे संविधान का उल्लंघन करार दिया था। आदेश में मुस्लिम देशों के नागरिकों पर 90 दिन और शरणार्थियों के प्रवेश पर 120 दिन तक रोक लगाने की बात कही गई थी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।